ज्ञान के साथ विचार, तात्पर्य ज्ञान के साथ वाक्यार्थक ज्ञान का नियत अन्वय व्यतिरेक है नहीं। इसलिए मीमांसनस्य तात्पर्य ज्ञानस्य तथा विचारस्य च। मीमांसन माने मीमांसन क्या है? तात्पर्य ज्ञान और उसके अर्थ का विचार। वो जो अर्थ का विचार है उसका वाक्यार्थ बुद्धि के जनन में कोई उपयोग नहीं है। न व्यापृतिर नोपी होगा। अब उसी को आगे इसी का खंडन करेंगे। ये खंडित कर दिया। अब उसी का विस्तार कर रहे हैं। एतदुक्तम भवति, ये हुआ। नहीं तात्पर्य ज्ञानम नियमेन वाक्यार्थ ज्ञानात् पूर्वम संभवति। ये जो तात्पर्य ज्ञान है ये वाक्यार्थ ज्ञान के पूर्व नियम से नहीं होता। गवानयनानि वाक्य श्रवणाम तद ज्ञान नैत्याभावात्। ये इसी का कह रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक का खंडन कर रहे हैं। माने वाक्यार्थ ज्ञान के पहले तात्पर्य ज्ञान हो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। हैं? क्यों हुआ? हाँ, ये है, इसका असंभव प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कहाँ पर है? गवानयन वाक्य। तो एक प्रसिद्ध है, मीमांसक लोग कहते हैं कि कार्य परक वाक्य से ही शाब्द बोध हुआ करता है। इसके लिए वो दृष्टांत देते हैं, दो वृद्ध बैठे हैं और उनके सामने एक वित्पत्सु बैठा है जिसको पद पदार्थ का बोध करना है। वित्पत्सु वो है। तो जो वृद्ध हैं उनमें से एक प्रयोजक वृद्ध है, दूसरा प्रयोज्य वृद्ध है। प्रयोजक वृद्ध वो है जो आज्ञा देता है, प्रयोज्य वृद्ध वो है जो उस आज्ञा का पालन करता है। तो प्रयोजक वृद्ध ने कहा गाम आने। अब वो गाम आने कहते ही चला जाता है, गऊ को लेके प्रयोज्य वृद्ध आ जाता है। व्युत्पत्ति देख रहा है। उसके बाद प्रयोजक वृद्ध कहता है गाम बधान, अश्व माने, गाय को बांध दो और घोड़े को ले आओ। तो वो गाय को बांध देता है, घोड़ा लाने के लिए जाता है, घोड़ा ले आता है। तो व्युत्पत्ति जान लेता है कि गाम का अर्थ ये है और आने का अर्थ है लाना और अश्व का अर्थ जो उसको लाया। तो इस तरह से सीधे ही वाक्य का उच्चारण करते ही बिना तात्पर्य ज्ञान के वो ये समझ लेता है कि गौ का अर्थ ये है और अश्व का अर्थ ये है और आने क्रिया का अर्थ ये है। तो यहाँ पर तात्पर्य ज्ञान नहीं है, तब भी वाक्यार्थ ज्ञान तो हो ही गया। ठीक है? हाँ, ये भी वाक्यार्थ ज्ञान ये भी है कि व्युत्पत्ति अनुमान करता है प्रयोज्य वृद्ध से प्रवृत्ति ही प्रयोजक वाक्यजन्य है। हाँ, ये है प्रयोज्य वृद्ध से प्रवृत्ति प्रयोजक वृद्ध वाक्यजन्य विधि वाक्यजन्यत्वात् मत स्तन्यपानवत्। जैसे मेरी माँ कहती कि दूध पी ले तो मैं दूध पीता हूँ, उस तरह से ये जो इसकी प्रवृत्ति हो रही है वो इस वाक्य से हो रही है। तो वो बिना उसके तात्पर्य को जाने ही ये समझ लेता है कि ये इसके कहने से ला रहा है।
तो वो अर्थ समझ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विचार की कोई उपयोगिता, तात्पर्य ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, ये है। उसको तात्पर्य ज्ञान जब तक कि शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम है तो तात्पर्य ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब गवानयनादि वाक्य श्रावणाम तज्ज्ञान नैयत्याभावात्। तज्ज्ञान माने तात्पर्य ज्ञान का नैयत तो वहाँ पर नहीं है। नहीं तदा तात्पर्य व्याप्त लिंग ज्ञानम तेषाम अस्ति। तात्पर्य व्याप्त लिंग ज्ञानम क्या है? लिंग हेतु को कहते हैं। लिंग जो है साध्य के सिद्धि का जो कारण है, जैसे अग्नि, अग्नि को सिद्ध करने का हेतु धूम है और इन्हीं की व्याप्ति होती है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो यत्र यत्र तात्पर्य ज्ञानम तत्र तत्र वाक्यार्थ ज्ञानम। ऐसा तात्पर्य ज्ञान जो है वाक्यार्थ ज्ञान का लिंग नहीं है, माने कारण नहीं है, हेतु नहीं है। वही बात, मतलब यही ना, तात्पर्य ज्ञान व्याप्त। ये तो तात्पर्य ज्ञान के कारण है उपक्रमादि, समव्याप्तम है। लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं अनुमान में, अभी उन्होंने उपक्रमादि की चर्चा नहीं की है। उन्होंने सीधे ये कहा है कि जहाँ जहाँ तात्पर्य ज्ञान होता है वहीं वहीं वाक्यार्थक ज्ञान होता है। तो तात्पर्य ज्ञान के बिना भी वाक्यार्थक ज्ञान हो जाता है। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा न रह सके। तो तात्पर्य व्याप्त माने जैसे बहने व्याप्त, तात्पर्य व्याप्त बहने व्याप्त जैसे धूम है। ये तो है ना अनुकूल तर्क। यदि बहने व्याप्त धूमो न स्यात् तर्हि धूमो बहने जन्नो न स्यात्। बहने व्याप्त धूम है। व्याप्या रूपेण व्यापक रूप तर्क, व्याप के आरूप से व्यापक का आरूप तर्क कहलाता है। तो व्याप यहाँ पर अगर हम तात्पर्य ज्ञान को मान लें तो तात्पर्य के ज्ञान के बिना फिर हमको वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। यत्र यत्र तात्पर्य ज्ञानम नास्ति तत्र तत्र वाक्यार्थ ज्ञानमपि नास्ति। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई धूम व्याप्त, ये तात्पर्य ज्ञान व्याप्त जो लिंग है वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है। तेषाम अस्ति समभिव्याहार मात्रस्य अहो विमलम नद्याः जलम नद्याः कच्छे महिश्चरति इत्यत्र अनन्वितयोर् नदी कच्छयोरपि दर्शनेन तदलिंगत्वात्।